नमस्कार, ओकेसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोकतंत्र क्यों है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 का हम आज दूसरा वीडियो जिसके ऊपर डालने वाले हैं, इसके ऊपर आज हम पढ़ाने वाले हैं, जिसके ऊपर हमने लोकतंत्र के बारे में चर्चा किए थे। लोकतंत्र क्या है, तो हमने बताया था लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा ही शासन होता है लोकतंत्र। इसमें केवल और केवल जनता का ही क्या होता है, उसमें शक्ति होता है। जनता के ही क्या होता है, सरकार को चुनती है, वहां पे क्या होता है, इनकी बातों को ध्यान में रखकर इसके ऊपर कार्य किया जाता है। लोकतंत्र का डेफिनेशन हमने देखे थे कि दिया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा, कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, अब्राहम लिंकन के द्वारा क्या था, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है। एक्चुअली में ये सही बात है, लोकतंत्र जनता का ही शासन है और जनता द्वारा ही शासन है और जनता के लिए ही शासन है। क्यों? तो देखिए लोकतंत्र जनता का, क्योंकि देखिए जब भी अगर देखते होंगे हमारे यहाँ वोट होती है तो क्या होती है, इलेक्शन में सबसे पहले हमारे युवा वर्ग जो कि 18 वर्ष के हो चुके हैं वो क्या होते हैं, वोट देने जाते हैं और क्या होती है, सरकार को चुनती है। जो भी पार्टी से खड़े हो, विभिन्न पार्टियां से खड़े होती है, हमारे यहाँ पे विभिन्न पार्टियां हैं, जिन पार्टी को अधिक वोट मिल जाता था उसकी सरकारें बनती है। और बात करते हैं जनता द्वारा, तो जनता द्वारा ही क्या होता है हमारे यहाँ पे लोकतंत्र को स्थापित है, जनता द्वारा। तो मान लीजिए जनता का तो शासन है, जैसे कोई मान लीजिए जीत गया, वही हमने और हमारे ऊपर शासन करेगा। और जनता द्वारा हम लोग के द्वारा ही क्या होता है, लोकतंत्र को चलाया जाता है। अगर कोई खराब काम कर दूसरा करता हम लोग उनको सरकार को गिरा देते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको जिताते रहते हैं। जनता के लिए शासन। और ये जो है ना, मेन रूप से जो भी सरकार बनती है वो किस लिए बनती है, तो जो भी सरकार बनती है वो केवल और केवल आपको जनता के लिए ही बनती है, कि जनता का जो भी कुछ, जो भी प्रॉब्लम है उसकी समस्या को सुनेगा, उसके ऊपर काम करेगा। ये और भी इसको अच्छे से कहा जाता है कि जनता के हित में रहकर ही जो भी होगा वो वहाँ के प्रतिनिधि, जो भी जीत कर हमारे प्रतिनिधि गए हैं वो काम करते हैं, जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। और जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है वो क्या होती है, सरकार नहीं बनती है और पब्लिक क्या होती है, उनको सरकार से हटा देती है और नई पार्टी को या नई चेहरे को क्या करता है, हमें वहाँ पे जिताते हैं और उसको वोट के जिताते हैं और उसको हमारे यहाँ पे बैठती है सरकार। और हमने बताया था कि 70 वर्ष पहले जो है लोकतंत्र किसी को भी कभी ना पसंद था। मतलब ये किस बुक में लिखा गया था, तो 1921 में लुईस ब्राइस ने क्या किया था, लुईस ब्राइस ने 1921 में एक बुक प्रकाशित किया था। कौन सा बुक प्रकाशित किया था, तो उस बुक का नाम था मॉडर्न डेमोक्रेसी। क्या नाम था? मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी नाम का बुक उसने क्या किया था, प्रकाशित किया था। किसने किया था? लुईस ब्राइस ने 1921 में प्रकाशित किया था, जिसमें लिखा था कि 70 वर्ष पहले लोकतंत्र क्या था, किसी व्यक्ति को क्या था, पसंद नहीं था। लेकिन आज हमारे देख रहे हैं कि प्रत्येक जगह लोकतंत्र का गुणगान गाया जा रहा है, जहाँ पे सभी जगह क्या लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। लेकिन कुछ कुछ देशों में देखेंगे कि अभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ। जब हमारा देश भारत आजाद हो गया था तो कुछ समय बाद हमारे यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो गया था, संविधान बना था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा पूर्ण संविधान बन गया था, जो कि क्या शासन व्यवस्था को चलाने के लिए था और हमारे यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो चुका था। लेकिन वही जब हम देश आजाद हुआ हमारा, उस समय से पहले या उस समय के बाद भी देखे होंगे कि हमारे नेपाल जो पड़ोसी देश है वहाँ पे क्या था, 2006 से पहले भी वहाँ पे राजा का शासन था, जो कि वहाँ पे लिखा गया कि वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं था। और भी देश था जैसे कि पाकिस्तान, जहाँ पे 2008 में क्या था, 2008 में पाकिस्तान में सैनिक दल था। क्या था? सैनिक दल था, जिसमें हमने पढ़े थे वहाँ के जो सैनिक दल में भाग लिए थे वो कौन थे, वहाँ का परवेज मुशर्रफ।
पूर्ण सैनिक तंत्र के लिए वहां पे गए थे। लोकतांत्रिक सरकार का गठन जब हुआ, जब पाकिस्तान लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, वहां पे एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री बने, जो थे एक थे परवेज, यानी तुम्हारा जो है उसमें जो थे यूसुफ राजा गिलानी। यूसुफ राजा गिलानी क्या थे? यूसुफ राजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ राजा गिलानी, यूसुफ राजा गिलानी, यूसुफ राजा गिलानी वहां के प्रधानमंत्री थे। और वहां पे आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी वहां के राष्ट्रपति थे। जरदारी वहां के क्या थे? राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कब थे? जब वहां से सैनिक तंत्र हटा 2008 में, तब वहां के राष्ट्रपति थे आसिफ अली जरदारी और यूसुफ राजा गिलानी वहां के प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर वहां के आसिफ अली जरदारी थे। हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे। और हमने ये पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या हुआ था, धीरे धीरे क्या हुआ, प्रत्येक देशों में विकसित हो गया। और इसके हम लोकतंत्र का कुछ अर्थ जान रहे थे कि लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना था, डेमोस और प्लस क्रेसी मिलकर बना था। डेमोस प्लस क्रेसिया, डेमोस प्लस क्रेसिया किसमें होता है? डेमोस प्लस जनता और क्रेसिया किसका होता है? शासन। हमने ये हम पढ़े थे पिछले वीडियो में, आप देखेंगे पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में कि डेमोक्रेसी का जनता और पेट्रियार्की शासन, मतलब जनता का शासन क्या होता है? लोकतंत्र होता है। इतना तो हमने पढ़ चुके थे। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र के भेद के बारे में। तो आज हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है लोकतंत्र के प्रकार या लोकतंत्र कितने भागों में बटा है। तो देखिए लोकतंत्र जो है ना, वो 2 प्रकार, 2 भेद का लोकतंत्र का, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ना डायरेक्ट जनता ही यहाँ पे शासन चलाती है। क्या होती है? डायरेक्ट जनता शासन चलाती है, जनता शासन चलाती है, जनता शासन चलाती है प्रत्यक्ष में। लेकिन यहाँ पे क्या जाता है? प्रतिनिधि को चुना जाता है, प्रतिनिधि को चुना जाता है। क्या चुना जाता है? प्रतिनिधि को। यानी ऐसा समझिए, यानी जनता का शासन करना मतलब ये हुआ कि आप देखते हैं, अगर हम अपने परिवार की बात करें, अगर बात करें प्रत्यक्ष की बात, तो परिवार में अगर कोई भी जितने भी सदस्य, अगर मान लीजिए हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं और सब क्या करें? अपने हिसाब से अपना सब कुछ करने लगे, जो भी मन होगा वो अपने हिसाब से अपना फैसला स्वयं ले। कोई भी फैसला हो वो किसी से ना पूछे, जो करना वो स्वयं करे, वो क्या होता है? आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। पहले जमाने में जो है ना, आज से पहले जब लोकतंत्र हमारे यहाँ पे स्थापित मान लीजिए था, उससे पहले जो है ना हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। केवल क्या जनता इकट्ठा होती थी और वहाँ पे जनता इकट्ठा होने के बाद और उनके बातों को सभी जनता इकट्ठा होकर किसी आदमी को, एक आदमी वो गाँव में मान लीजिए खड़ा कर दिया, मान लीजिए किसी गाँव में किसी आदमी को, एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया और उसे क्या कर दिया? खड़ा कर दिया और वहां पे शर्त लगा दिया कि ये काम करना, और जनता के द्वारा जो भी अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, कोई भी चीज वो नियुक्त करना है, केवल जनता के द्वारा ही नियुक्त किया जा सकता था। किसमें? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी जनता मिलकर वहां पे क्या करते, उसको भाग लेते थे वहां पे, और वहां पे शासन व्यवस्था चलती थी। लेकिन ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। आज हमारे देश का शासन, आज हमारे देश में क्या है, बहुत ज्यादा है, और इसमें अगर ऐसा व्यवस्था करने लगे तो क्या होगा? हमारा लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है ना, इसके बाद प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सॉरी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? अभी हमारे यहाँ क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ पे क्या होती है, प्रत्येक जनता मिल करके क्या होती है, एक प्रतिनिधि को क्या करते हैं? जिताते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे यहाँ जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, तब प्रधानमंत्री का चुनाव में क्या हुआ था? हम सभी ने क्या किए थे? प्रत्येक आदमी ने क्या कहते हैं? वोट में क्या करते? भाग लेते और किसी एक पार्टी को हम जिताए थे। जैसे कि हमारे बीजेपी पार्टी था,
कमल छात्र जिसको हमने जिताए थे हम सभी ने मिलकर, यानी कुछ इसमें क्या था विपक्ष भी होंगे जो विपक्ष को वोट देंगे, लेकिन ज्यादातर हिस्सा जिस आदमी को वोट दिया और जो जीता उसी की सरकार बनी। और उसी पर हम प्रतिनिधि क्या कहते हैं, प्रतिनिधि, जिसमें अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन प्रत्यक्ष में क्या होगा, प्रतिनिधि को वहां पर क्या होता है इकट्ठा होकर के चुना जाता है, लेकिन तो वोट देकर चुना जाता है। और ये हमारे लिए क्या था, सही होता है, केवल हम सभी जनता के इच्छा के हिसाब से हम अपनी सरकार को चुनते और हमारी इच्छा के हिसाब से ये काम करते हैं, अप्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में क्या होता है, जिसको जो मर्जी होता है वो करता, उसमें शासन होता। तुम्हारे किताब में जो दिया गया मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से, जनता का प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है प्रतिनिधियों द्वारा। या इसमें क्या होगा, प्रतिनिधि द्वारा शासन नहीं करेगा, प्रतिनिधि द्वारा शासन नहीं करेगा, यानी प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। यह लोकतंत्र का विशुद्ध रूप है। ये क्या है, लोकतंत्र का विशुद्ध रूप, यानी ये लोकतंत्र का क्या है, विशुद्ध रूप है। ये लोकतंत्र क्या है, विशुद्ध रूप है। जनता स्वयं एक स्थान पर, इसमें क्या होता है, जनता स्वयं एक स्थान पर एकत्र होकर शासन संबंधी नीति एवं योजनाओं तथा कानून का निर्माण करते हैं। यहाँ पे जनता क्या होती है, एकत्र होकर एक जगह पे विभिन्न प्रकार के शासन संबंधी नीति बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की योजना बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के कानून का निर्माण करते हैं और उसे पालन करते हैं। ये जनता वाद विवाद से भाग लेती है। इसमें क्या होता है, वाद विवाद में भाग लेते हैं, वाद विवाद में भाग लेते हैं, यानी जनता जब इकट्ठा होती है उसमें वाद विवाद, ये भी कुछ बोले और इधर से भी कुछ बोला जाता है और डिस्कशन करते हैं, वाद विवाद पर डिस्कशन, प्रत्येक व्यक्ति का ना वहाँ पे डिस्कशन करते हैं तथा सरकारी अधिकारी द्वारा निर्वाचन द्वारा नियुक्त करती है। और फिर वाद विवाद करने के बाद कोई सरकारी पदाधिकारी क्या करता है, नियुक्त करता है। सरकारी पदाधिकारी बात नियुक्त किया जाता है। जैसे अगर हमारे बात करें तो अगर एक हमारे क्लास में एक मॉनिटर की जरूरत हो तो क्या करते हैं, हमसे क्या होता है, एक मान लीजिए हम लोग क्या होता है एक क्लास में स्टूडेंट बैठ करते हैं, उससे डिस्कशन किया जाता है किसको मॉनिटर बनाया है। तो जो भी आदमी ज्यादा आदमी अगर मत क्या होता है, एक जो आदमी दो आदमी को चुना जाए तो जिस आदमी के ऊपर भरोसा ज्यादा था उसने मॉनिटर बना दिया था। उसी तरह से इसमें क्या होता है, वाद विवाद करके क्या करता है, कोई भी सरकारी ऑफिसर क्या करता है, चुना जाता है। यहाँ पे जनता जाता है एक जगह पे एकत्रित होकर क्या करते हैं, नीति नियम योजना कानून बनाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पद्धति प्राचीन काल में भारत, चीन, यूनान तथा रोम में थी। ये प्राचीन काल में कहाँ पर थी, ये प्राचीन काल में आपको प्राचीन काल में प्रतिशोधन कहाँ पे, रोम, यूनान, चीन, कहाँ पे रोम, यूनान, चीन और भारत, यहाँ पे प्राचीन काल में क्या थे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शासन व्यवस्था थी। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, संभव नहीं है। आज के युग में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या संभव है, नहीं संभव है। आज के युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग समस्या, प्रत्येक समस्या को नहीं सुना जा सकता है। और यहाँ पे जो है ना बहुत अधिक जनसंख्या में लोग हो चुके हैं जो कि इसको सभा के द्वारा या कोई भी एक जगह व्यक्ति का तो उसकी बातों को नहीं सुना जा सकता है। तो मनुष्य की भौतिक अवस्था पहले बहुत बढ़ गई, आज के युग में हमारी भौतिक आवश्यकता क्या हो गया, बहुत ही बढ़ गई। साथ ही आर्थिक राजनीतिक नागरिक समस्याएं बहुत जटिल हो गई है। फिर भी आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड में कुछ भागों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अभी भी जो है ना कुछ क्षेत्रों, जैसे कि आपको देख सकते हैं स्विट्जरलैंड में अभी भी क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में अभी भी क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन हमारे भारत, रोम, यूनान, चीन ये प्राचीन काल में थे, ये प्राचीन काल में थे। ये अभी भी फिलहाल अभी भी क्या है, हमारे प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। तो कहता कि स्विट्जरलैंड पर आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उपकरण है
जनमत संग्रह। इसका जो उपकरण है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उपकरण है, यानी जिससे ये काम करती है, उपकरण में क्या देखते हैं, मशीन, लेकिन इसमें यहाँ मशीन में कहा जाएगा जो जो इसमें भाग लेते हैं उसको यह क्या कहेंगे, उपकरण कहेंगे, मशीन कहेंगे। तो देखिए उपकरण, उपकरण में जो है पहला जो उपकरण है तुम्हारा जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है, जनमत संग्रह। दूसरा होता है आरंभन, क्या होता है, आरंभन, क्या होता है, दूसरा आरंभन होता है। तीसरा होता है प्रत्यार्पण, तीसरा होता है प्रत्यार्पण, प्रत्यार्पण, तीसरा होता है प्रत्यार्पण। और चौथा होता है आपका लोक निर्णय, क्या होता है, लोक निर्णय, लोक निर्णय। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो आपको उपकरण है, जो उपकरण है प्रत्यक्ष स्वतंत्रता, वो क्या है, जनमत संग्रह, आरंभन, प्रत्यार्पण और लोक निर्णय। ये क्या उपकरण, ये आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र उपकरण कौन कौन है, तो आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनमत संग्रह, आरंभन, प्रत्यार्पण और लोक निर्णय इसके उपकरण है। क्या बोले क्या था, लोग जनमत संग्रह मतलब क्या था, लोगों को इकट्ठा, संग्रह को इकट्ठा करना, जनमत लोगों को इकट्ठा कर दिया और उनके मत को क्या करता है, जाना जाता है। मत मतलब क्या था, विचार, मतलब क्या था, विचार, विचार को जाना जाता है। फिर उसका शुरुआत किया जाता है आरंभन, आरंभन करके क्या है उसको प्रत्यार्पण किया जाता है। प्रत्यार्पण यानी उसी को प्रत्यार्पण समझ जाइए। और उसका लोक निर्णय, उसका लोगों के निर्णय दिया जाता है कि ये नहीं, ये होना चाहिए। ये लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, उपकरण है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र उपकरण है। अब देखते हैं हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कितने बैठते हैं, दो बैठ, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमने लोकतंत्र के उपकरण, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण जान के, जनमत संग्रह पहला था, दूसरा क्या था, आरंभन था, तीसरा प्रत्यार्पण था और चौथा था लोक निर्णय। ये चार क्या थे, हमारे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण थे। और हम जानते हैं कि अभी भी देखिए कि स्विट्जरलैंड में क्या है, अभी क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। लेकिन हमारे प्राचीन काल में भारत, यूनान, रूस, चीन में क्या थे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लेकिन आज के युग में क्या मानते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप जाने कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, प्रतिनिधियों द्वारा नहीं इसका चुनाव किया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष शासन प्रणाली केवल जनता ही करती है। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ना, एक आपको देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का एक आदर्श स्वरूप रहते हैं आधुनिक युग में संभव नहीं। हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, एक आदर्श स्वरूप था, क्योंकि उसमें जनता के हितों को सुना जाता था और प्रत्येक जनता वाद विवाद में भाग लेते थे और उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखकर ही कुछ कानून या योजना बनाए जाते थे। लेकिन आज के युग में इतने जनसंख्या हो जाने के कारण ये आज संभव नहीं है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसलिए कहता है आधुनिक युग में संभव नहीं है। यही कारण है कि आधुनिक युग में क्या आ गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आ गया है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप, शासन का स्वरूप, जिसमें जनता प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाया जाता है। किसके द्वारा, ये जनता के ऊपर प्रतिनिधियों के द्वारा क्या किया जाता है, शासन चलाया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के द्वारा जनता के ऊपर शासन चलाया जाता है। जिस तरह से हम लोग के ऊपर जो है ना, अभी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा शासन चलाई जाती है, ये क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है। लेकिन गांव में देखते हैं जैसे कहीं भी अभी भी कहीं पंचायती हो जाता होगा,
तो ये पंचम पंचायती कैसे होता है, बैठ गए एक जगह पे और क्या किए, सभी लोग अपना मार्ग वाले में भाग लिया, कहते ये अच्छा ये खराब है क्या होता, और वहाँ पे क्या डिसीजन दे जाता है कि कौन यहाँ पे अच्छा होगा क्या खराब है, यहाँ पे डिसीजन दे दिया जाता है। एक समझ सकते कि समय में जो पंचायती समझ जाता है प्रत्यक्ष कह सकते हैं, प्रत्यक्ष का उदाहरण हो सकता है। लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या होगा कि जहाँ पे हम एक आदमी को चुनेंगे और इनकी बातों को हम लोग मानेंगे, जो वो कहेंगे हम उनकी बातों को मानेंगे। जिस तरह से हम लोग नहीं करते हैं अभी भारतीय जनता पार्टी को, या अगर हम कहें बिहार में नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, हम उनकी बातों को मानते, वो जो कानून व्यवस्था बनाती है उनकी बातों को हम लोग मानते, वो जो भी योजना लाती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं अपने उसको मानते हैं। जिस तरह से देखेंगे अभी कुछ योजना लाई गई सरकार के द्वारा, इन प्रकार के विरोध किया है, तो लोकतंत्र में क्या होता है विरोध भी करना एक अधिकार दिया गया है, जिसमें आपको अगर अच्छा नहीं कानून कोई बना दिया इसके ऊपर विरोध कर सकते हैं। और ये क्या है लोकतंत्र का एक अच्छा माना जाता है कि आओ कि गलत बने क्या इसके लिए विरोध आप कर सकते हैं। तो प्रतिनिधियों जनता की क्या प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो प्रतिनिधियों के पास होता है। और ये प्रतिनिधि का चुनाव किसके द्वारा, तो प्रतिनिधि का चुनाव क्या होता है निर्वाचन के द्वारा होता है। इसके द्वारा निर्वाचन मतलब उसको जो है ना, निर्वाचन मतलब चुनना मतलब वोट के द्वारा, यानी इलेक्शन करवाया जाता है। इसके लिए इलेक्शन क्या करवाया जाता है, इलेक्शन किसका होता है, निर्वाचन, इलेक्शन करवाया जाता है। और हम लोग क्या होते हैं, हम जनता जो भी वयस्क जो है 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो क्या करते हैं, वोट खसाते हैं और अपनी इच्छा के सरकार को चुनते हैं। एक निश्चित अवधि के नागरिक अपने प्रतिनिधि, और ये भी याद है एक निश्चित अवधि के लिए, हमारे यहाँ 5 वर्ष के लिए क्या होता है प्रतिनिधि को चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद क्या है सत्ता का परिवर्तन हो जाती है, जिससे इलेक्शन कराया जाता है और नए हमें चेहरे देखने को मिलती है, या पुरानी सरकार को ही हम लोग अगर अच्छा काम किया तो हम लोग पुरानी सरकार में करते हैं चुनते, और खराब काम करते हैं तो हम उसको हटा देते हैं। तो पता है कि ऐसे प्रतिनिधियों को निश्चित अवधि के बाद पुनः निर्वाचन सामना करना पड़ता है। यदि जो भी निर्वाचन के बाद इलेक्शन के बाद जीत के जो भी गए उसके बाद क्या आती है 5 साल का उसको क्या करना पड़ता है, फिर से उसको मेहनत करना पड़ता है और उसको फिर से निर्वाचन का सामना करना पड़ता है। जिन प्रतिनिधियों का संतोष, जो भी प्रतिनिधि जो है अच्छा काम किया होगा, संतोषप्रद काम किया होगा, तो वो फिर से सरकार में आ जाती है। और अगर खराब काम करते जाते वो सरकार से गिर जाती है, और फिर नए हाथों में जाते सत्ता चली जाती है। अब लोकतंत्र की जो है ना कुछ विशेषताओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे फिर से। चलिए, तो ये दूसरा चैप्टर है, और जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें क्या मिले, आपके भी सब्सक्राइब और लाइक से हमें क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, और हम तब क्या करेंगे इससे आगे वीडियो बनाएंगे अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। और नहीं तो क्या होगा, हमें क्या होता है थोड़ा बुरा भी होता है कि ऐसे बना रहे वीडियो, और क्या होता है कि देखता भी और लाइक भी नहीं करता। इसलिए अगर देखते हैं और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो क्या कीजिए, आप लाइक नहीं कीजिए, डिसलाइक करना तो डिसलाइक ही कीजिए। लेकिन अगर कोई भी आपको समस्या तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कीजिए अगर अच्छा लगा आपको, और जिससे क्या होगा हमें बूस्ट मिलेगा। चलिए देखते हैं लोकतंत्र के बारे में बात करें तो लोकतंत्र कई आदमियों का लोकतंत्र का मानना है कि अच्छा है, कईयों का क्या है कि लोकतंत्र खराब है। इसकी कुछ विशेषताएं भी है और कुछ क्या है
इसके गुण और कुछ अवगुण भी दिया गया। तो पहले हम कुछ विशेषता जानते हैं, फिर उसके बारे में इसके विशेषता के बारे में जानते हैं, उस पर देखेंगे क्या उसका अवगुण। चलिए, लोकतंत्र की विशेषताएं। तो लोकतंत्र की विशेषताएं, पहला विशेषता, तो पहला विशेषता है कि लोकतंत्र की पहली विशेषता है कि अंतिम निर्णय का अधिकार। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में, प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। इसमें प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है एग्जाम के दृष्टि से, और बहुत एग्जाम में पूछा जाएगा। विभिन्न प्रकार के एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछा जाएगा, चाहे कोई बोर्ड एग्जाम हो, इसमें भी पूछा जाएगा। तो क्या होगा कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार क्या था, जनता द्वारा निर्वाचन प्रतिनिधियों के हाथ में होता है। बहुत सुंदर समझिए क्या होगा इसका। बहुत से देश ऐसे हैं जहां प्रतिनिधियों को तो निर्वाचित किया जाता है, मतलब प्रतिनिधियों को तो निर्वाचित किया जाता है, परंतु अंतिम निर्णय लेने का शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं रह पाती है। ऐसे देश अपने लोकतांत्रिक होने का दावा तो अवश्य करते हैं, परंतु उनके दावे में कोई दम नहीं होता है। यानी ऐसा देश दावा करता है कि हम लोकतंत्र के लिए हैं, लेकिन ऐसा दावा सही नहीं है, परंतु उनके दावे में दम नहीं होता है। जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान की गणना ऐसे देशों में हो जाती है। पाकिस्तान में जनता प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है, प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता था, और मंत्री परिषद का भी गठन होता था, परंतु इन दोनों के पास अंतिम निर्णय लेने का शक्ति नहीं थी। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार वहां के राष्ट्रपति के पास ही था। पाकिस्तान की तरह अन्य तानाशाही राजशाही व्यवस्था में भी अंतिम निर्णय लेने का शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास नहीं रहकर तानाशाह और राजाओं के पास ही रहती थी। ऐसी व्यवस्था में को लोकतंत्र से कदापि नहीं रखा। मतलब क्या, देखिए अभी जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इसमें अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ का कोई राष्ट्रपति है, या प्रधानमंत्री है, या मुख्यमंत्री है, या हम चुन के दिया ना प्रतिनिधि, किसको तो हमने चुन के दिया ना, तो यही प्रतिनिधि को हाथ में होता है कोई भी निर्णय लेने का। अंतिम निर्णय क्या होगा, उसका अधिकार किसके पास है, हमारे पास नहीं होती है। किसके पास होती है, ये प्रतिनिधि के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, कई अलग अलग। लेकिन वहां पे जो थे ना, परवेज मुशर्रफ के समय पाकिस्तान में जो ना मंत्री का तो गठन हुआ था, लेकिन देखते होंगे हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के मंत्री बने, कपड़ा मंत्री बने हैं, रेल मंत्री बने हैं, यानी उद्योग मंत्री है, यानी अभी देखेंगे और भी ये तुम्हारा मंत्री जो है ना, कोई आपको कपड़ा मंत्री, विदेश मंत्री है, कोई आपको रक्षा मंत्री है, विभिन्न प्रकार के मंत्री है, और सभी का निर्णय क्या होता है, अपने अपने क्षेत्र में लेने का अधिकार सबको होता है। लेकिन अगर मान लीजिए रक्षा मंत्री का काम भी अगर प्रधानमंत्री निर्णय ले ले, और कपड़ा मंत्री का निर्णय, रेल मंत्री का निर्णय केवल और केवल प्रधानमंत्री ले, तो क्या ये कहा जाएगा कि अंतिम निर्णय का अधिकार केवल और केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों का है? तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केवल एक ही प्रतिनिधि हाथ में नहीं होना चाहिए निर्णय लेने का अधिकार। जितने भी पोस्ट पे जो भी है उसको निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, ये इसका मतलब होगा। तो अंतिम निर्णय अधिकार क्या होना चाहिए, प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। दूसरा इसमें क्या है, इसका निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन प्रक्रिया। ये क्या होता है, निष्पक्ष और स्वतंत्र आगृहित होता है। स्वतंत्र क्या होता है, आगृहित होता है। स्वतंत्र तथा इनका निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन का अधिकार। स्वतंत्र निर्वाचन और आगृहित होता, मतलब
लोकतंत्र क्या होता है, निष्पक्ष होता है और स्वतंत्र निर्वाचन होता है, इसमें कोई भी पक्ष विपक्ष नहीं। यह वर्ग जाता है निर्वाचन के द्वारा ही यहाँ पे सरकार को चुनी जाती है, ये इसका विशेषता नंबर 2 है। तीसरा विशेषता क्या कहता है कि लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर होता है। एक व्यक्ति एक वोट मूल के सिद्धांत पर काम करती है। एक वोट मतलब इसमें लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट का क्या है, मालिक है और इसी के सिद्धांत में लोकतंत्र काम करती है। जो व्यक्ति लोग मध्य व्यक्ति का अपना अपना वोट का मालिक होता है और एक वोट का होता है। वैसे देशों को सही अर्थ में लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाले देशों में नहीं गिना जा सकता, वैसे देश को नहीं गिना जा सकता जहाँ पे क्या हो, वोट देने का अधिकार नहीं हो। वैसे लोकतांत्रिक देश नहीं मानते, यहाँ पे भेदभाव क्या है, क्योंकि देखा जा सकता है कि पहले जमाने में जो ना भेदभाव क्या है, तुम छोटे कास्ट के हो तुम इस वोट में भाग नहीं ले सकते हो, कोई गरीब है तो गरीब को वोट देने का अधिकार नहीं है, या कोई अल्पसंख्यक है या कोई बहुसंख्यक है तो केवल बहुसंख्यक को ही वोट देने का अधिकार है। जैसे कि हमारे यहाँ पे हिंदू की बहुसंख्यक है तो केवल हिंदू को ही वोट देने का अधिकार थोड़ी है, यहाँ पे विभिन्न जातियों को, चाहे वो मुस्लिम ही हो चाहे या और भी कोई हो, सिख हो ईसाई हो, जो कि माइनॉरिटी में है तो उसको भी वोट देने का अधिकार उतना ही जितना क्या हमारे हिंदू को है। तो लेकिन कहीं कहीं क्या होता है इसके बारे में भेदभाव भी क्या है, और कहीं जाति के आधार पर भी वोट नहीं दिया जाता, ऊंचे जाति ही वोट गिराएंगे और नीचे जाति का करेंगे वोट नहीं करेंगे, तुम ब्राह्मण हो क्या करोगे वोट गिराओगे। और कोई अगर डोम है या कोई आपको छोटे कास्ट SC ST कास्ट का तो क्या करेंगे वो वोट नहीं दे सकता, ये क्या है गलत है, जिसे हम क्या कहेंगे अगर ऐसा है कहीं पे तो क्या ये लोकतंत्र नहीं माना जाता है। और भी हो सकता है कि कहीं पे आपको मूल निवासी और विदेशी मूल निवासी का विरोध कहीं समझ जाता है। मूल निवासी अगर कोई मूल निवासी है तो ही उसको वोट दिया जाएगा, अगर आप कहीं से बाहर से हटता हो आपको वोट नहीं दिया जाएगा। तो देखिए जो मूल निवासी है वो तो वोट दिलाता ही है, और जो मूल निवासी नहीं है अगर मान लो उसको नागरिकता मिला है क्या होगा उसको भी वोट दिलाने का अधिकार है। लेकिन कई देशों में क्या इसका अधिकार नहीं दिया है, जैसे कि सऊदी अरब में जो है ना, और कुछ ग्रह है ना लिंग के आधार पर, क्या रहता है लिंग के आधार पर जो देने का अधिकार होता है कि केवल ये लिंग यानी पुरुष जाति के ही लोग क्या करेंगे वोट देंगे, स्त्री जाति को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो लिंग के आधार पर वोट देने का अधिकार दिया जाता है कहीं कहीं, तो ये भी लोकतंत्र नहीं माने आप केवल लिंग के आधार पर वोट डिसाइड करें, यानी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। तो लिंग का अर्थ होता है जैसे कि हमारे यहाँ सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो क्या हो स्त्री हो या कोई ट्रांसजेंडर हो, कोई भी सभी को वोट देने का समान अधिकार होता है। पुरुष हो चाहे क्या हो स्त्री हो चाहे क्या ट्रांसजेंडर हो, सभी को क्या वोट देने का समान अधिकार है। लेकिन कुछ देशों में जैसे कि सऊदी अरब जहाँ पे इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पे जो है ना अभी भी महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया, महिलाओं को मताधिकार से क्या कर दिया है वंचित रखा। कहाँ पे सऊदी अरब में कहाँ पे सऊदी अरब में क्या है सऊदी अरब में क्या है वोट देने का अधिकार क्या है औरतों के पास नहीं, इसको वंचित रखा गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मताधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है, कहीं कहीं आपको अल्पसंख्यक जो कि आपको बहुत ही कम है तो उसको भी वोट देने का अधिकार में क्या होता है बहुत ही मुश्किल होता है। वहाँ फिजी में मूल भारतीय निवासी को मूल फिजी निवासी तुलना में रखा जाता है। मत का मूल होता है कि एक समान मूल्य हो, क्या हो एक समान मत का एक समान मूल्य हो, जिसका सही मायने में लोकतंत्र होता है। और दूसरा क्या था ये निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन पर आधारित होता है।
चौथा देखिए, चौथा जो विशेषता है, चौथा विशेषता शासन और नागरिक के अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है। इस विधि में क्या होता है, शासन और नागरिक के अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है। क्या होता है नागरिक का संरक्षण? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए। मौलिक अधिकार का मतलब कुछ मौलिक अधिकार इस तरह से कि व्यक्तियों को विचार और अभिव्यक्ति में क्या होती है, आजादी होती है। क्या होता है, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी। क्या होती है, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी होती है। विचार और अभिव्यक्ति की आजादी। विचार और अभिव्यक्ति की आजादी मतलब क्या होता है, व्यक्तियों को अपने विचार रखने का अधिकार होता है और उसे बोलने का भी अधिकार होता है कि क्या चीज कोई गलत हो तो उसके ऊपर काम किया जाता है। तो व्यक्तियों को विचार और अभिव्यक्ति की आजादी होती है। विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, संघ अथवा संगठन बनाने का स्वतंत्रता, और संगठन बनाने का स्वतंत्रता होता है। क्या होता है, संगठन बनाने का स्वतंत्रता होती है इसमें। और संगठन बनाने का स्वतंत्रता होता है। कानून की दृष्टि से सबों को समानता का अधिकार है। सभी को समानता का अधिकार है। कानून के दृष्टि से सभी को समानता का अधिकार है। क्या सभी को समानता का अधिकार है? तो देखिए इसमें क्या होता है, तो अभिव्यक्ति, शासन और नागरिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। जो भी व्यक्तियों का अधिकार है उसको इसमें संरक्षण किया जाता है। विचार और अभिव्यक्ति का आजादी है। जैसे कि अगर कोई भी नियम या कोई भी योजना सरकार बनाती है तो अगर वो जनता के लिए, अगर जनता को लगती है कि ये अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर क्या करती है, वो आराम से बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। चाहे वो देखते हैं तो प्रोटेस्ट भी इसके लिए कर सकते हैं। भी संगठन बना के इसको करता है, इसके ऊपर काम भी करते हैं। जैसे कि देखते होंगे अभी विभिन्न प्रकार के आपको किसान बिल आया था, इसके ऊपर अगर किसानों को क्या था, वह बिल मंजूर नहीं था तो क्या क्या उसने अभिव्यक्ति यानी अपना प्रोटेस्ट किया और उस अधिकार को क्या कर दिया, जो भी नियम बनाया कि सरकार को वापस लेना पड़ा। विचार यानी कुछ बोलने का अधिकार है उसमें, ये नहीं कि आप कुछ बोल दीजिए। जब तक क्या हो, बोलने का आजादी तब तक है आपको जब तक क्या हो कोई दंगा या फसाद न फटे, तब तक क्या आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन जब तक अगर आप बोलते हैं तो किसी को, अगर देखते होंगे आप लोग, किसी को आपके लिए कोई भी हो, कुछ भी पद के हो, उसको गाली तक दे दिया जाता है, यानी गलत अपशब्द भी कहा दिया जाता है। लेकिन हमारे शासन व्यवस्था में क्या है, उसको कुछ नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या हमें अधिकार मिला है, बोलने का अधिकार मिला है। ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। सभी को समानता का अधिकार मतलब सभी को समान अवसर दिया गया है। आपको कोई भी क्या हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म हो या कोई भी लिंग हो, किसी भी आधार पर उसको असमानता नहीं किया जाएगा। ये थे इसकी क्या कुछ विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के तर्क के बारे में और कोई इसके क्या होता है, लोकतंत्र के पक्ष में क्या थे और लोकतंत्र के